सुबह बखैर नाजरीन, आज 27 दिसंबर सन 2024 प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सलाम जेके जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। सुबह आपके सामने जब इस ट्रांसमिशन का आज आगाज़ कर रहे हैं तो ख़बर कुछ अच्छी भी है, कुछ ख़राब भी है। मुल्की सतह पर कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी बनती है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब का इंतकाल रात देर गए हुआ है। उस पर हमारी नज़र रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। न सिर्फ वहाँ दिल्ली की सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज की खबर आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक बार फिर रिकॉर्ड टूटते हुए नज़र आ रहा है और क्या कुछ चल रहा है शहर श्रीनगर के अंदर। हाई पावर कमेटी जो असम्बली के लिए बनाई गई है उनका हाल भी बताएंगे। कांग्रेस ने इंटरिम रिपोर्ट बनाई है, कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। बिजली का बहरान बरकरार है, इस बीच वजीर आला का बयान भी है। आज सबकी नजरें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पर भी रहेंगी, जहां पर रिजर्वेशन का मामला है, लेकिन एक बड़ा बयान आया है। वो बयान है क्या, किसने दिया है, बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम में न सिर्फ खबर, तज्ज़िया और तबसरा होगा, बल्कि आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। और डिप्रेशन के मामले पर जो एक नया चैप्टर हमने शुरू किया, एक नया आगाज़ यहाँ पर किया है, उस प्रोग्राम पर भी आज एक और डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, चंद सवालात जानने की कोशिश करेंगे, वो बातें जानने की कोशिश करेंगे जो मुसलसल आपकी तरफ से हम तक पहुँचाई गई है। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बात ज़रा करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की। तारीख में आज के दिन क्या कुछ हो चुका है, फटाफट से आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद, जिसके बाद खबरों का पिटारा खोलते हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। 8:36 हुआ चाहते हैं, 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत से होते हुए हम इस प्रोग्राम को आखिर में ले जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत चूँकि एक फॉर्मेट सेट है जिसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। जुमे का दिन है, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज 27वीं तारीख दिसंबर की साल 2024। 2007 में आज के दिन पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग के अंदर जहां गोली मारकर कत्ल किया गया, और शाम के तकरीबन 6:18 थे जब उनको निशाना बनाया गया। एक रैली से वो खिताब करने जा रही थी और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मजीद अबतर हुई। 1934 में फारस के शाह ने आज ही के दिन फारस का नाम तब्दील किया और मौजूदा वक्त में जिसको आप ईरान कहते हैं, 1934 में ईरान इसका नाम रखा गया, पुराना नाम फारस। 1939 में तुर्की में आए तबाहकुन ज़ल्ज़ले से तकरीबन 40,000 लोगों की मौत सरकारी रिपोर्ट से तस्दीक होती है कि आज के इस अफसोसनाक वाक़े में हुई। 1963 जम्मू कश्मीर के एतबार से भी ये दिन काफ़ी अहम, 27 दिसंबर जब हज़रत बल से श्रीनगर में मोए मुक़द्दस की चोरी हुई और इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई तहरीक का आगाज़ वादी कश्मीर से हुआ। 1963 को ये इंसिडेंट 27 तारीख को आज के दिन आया अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक। 1945 में आलमी मईशत को मजबूत करने के लिए आलमी बैंक या वर्ल्ड बैंक का क़याम अमल में आया। 45 में दूसरी जंग अजीम के बाद और जब जापान के ऊपर तबाहकुन बमबारी की गई, यहाँ तक कि सूरत हाल हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर अबतर हुई, उसके बाद आलमी मईशत बहुत नीचे चली गई थी, ख़त्म होती दिखाई दे रही थी। लेकिन ऐसे में एक तंजीम बनी, नाम रखा गया वर्ल्ड बैंक, और बाद में एक बड़े इदारे की शक्ल में दुनिया के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया। 1979 सोवियत फौज या उस समय की जो यूएसएसआर थी उसने अफगानिस्तान पर हमला किया, और जो मौजूदा वक्त में आप तालिबान देख रहे हैं, इनकी और सोवियत यूनियन या अंग्रेजों की लड़ाई का असल सिलसिला 1979 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। साल 1975 दिन आज का झारखंड के धबांग जिले के अंदर कोयले की कान में एक हादसा पेश आया और इस अफसोसनाक हादसे में 370 लोगों की जान चली गई और ये तमाम के तमाम मजदूर थे। 1854 जहां आज ही के दिन डॉक्टर कराफोर्ड विलियम सनलॉन्ग की तरफ से पहली बार एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया गया, और किसी भी दुनिया के बड़े इदारे में, किसी भी अस्पताल में ये पहला इस तरह की कोशिश थी, एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया गया और ये कामयाब तजर्बा रहा। 1854 1949 में आज से 76 बरस कबल हॉलैंड ने सरकारी तौर पर इंडोनेशिया की आज़ादी को तस्लीम करने का फैसला भी आज के दिन किया। 2013 में आज से 11 बरस कबल मशहूर बॉलीवुड अदाकार फारूक शेख का इंतकाल हुआ, आज उनकी भी बरसी है। 1654 में स्विस माहिर रियाजियात जैकब बर्नौली की पैदाइश हुई। मैथमेटिशियंस जो दुनिया भर के बेहतरीन माने जाते हैं उनमें से एक ये रहे। इसके अलावा 1797 में उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश आज के दिन हुई।
उनकी भी अदम खिदमात को याद किया जा रहा। दीगर कई शख्सियात भी है आज के दिन आई और चली गई, और यही वो दिन है। आप 26 और 27 की दरमियानी शब यूं तो गुज़श्ता रोज, लेकिन आज भी सरगर्मियां हो रही हैं। और आज दिन की जब बात हो रही है तो मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इंतकाल कर गए हैं। थोड़ी देर में उस खबर पर आएंगे, आज दिन के हवाले से तफसीलात क्या रहेंगी, मुकम्मल जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उस ताल्लुक से डिटेल्स आपके सामने हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन उससे पहले दीगर कुछ खबरें भी हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत से हमें गुजरना है। और शुमाली हिंदुस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है, और शुमाली हिंदुस्तान की जब बात हो, हिमालयन रीजन को या पूरे खित्ते को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिल्लाए कलान का एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है, लेकिन पहले हफ्ते में जहां उतार चढ़ाव हमने कुछ एक हिस्सों में देखे, हल्की बर्फबारी सिर्फ 1 या 1.5 दिन हमने देखी, वो भी बालाई इलाकों में, इसके अलावा कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं। लेकिन हड्डियों को गलाने वाली या ठिठुरती सर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आज सुबह सुबह भी माइनस टेम्परेचर, रात का तो था ही, लेकिन सुबह सुबह भी कंफर्मेशन हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में 6.5 और 7 के आसपास माइनस टेम्परेचर पहुंच गया है। शुरुआत जरा इसी खबर के साथ करते हैं, और आज बाद दोपहर और कल दोपहर के दरमियान आइंदा 24 घंटों में शायद थोड़ी बहुत सर्दी से राहत भी इशफाक मिले। बिल्कुल, जरा सर्दी की खबर से आपको बाखबर करते हैं। आगाज वेदर के अपडेट से करते हैं। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर का रुख करना है, जम्मू कश्मीर सयाहत के लिए आना है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जो है वो लगातार जारी है। दर्जा हरारत जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मनफी चला गया है। इन्हें 7-8 डिग्री के दरमियान रात का दर्जा हरारत रहा है, और आज सुबह भी श्रीनगर शहर समेत मुतअद्दिद मकामात में दर्जा हरारत जो है वो -7 के आसपास ही देखने को मिला है। इस बीच रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। बालाई इलाकों के अंदर जुम्मतुल मुबारक और कल मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। ताहम कोई भारी बर्फबारी का इम्कान नहीं है, हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है उसमें मजीद बेहतरी के आसार जो है वो दिख सकते हैं। यानी जो ये -7-8 के दरमियान हम देख रहे हैं, ये 3-4 तक आ सकता है। यानी थोड़ी सी राहत जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। इस फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच, यानी ये जो मनफी दर्जा हरारत है जिसकी वजह से शदीद सर्दी है, सूरत हाल ये है कि रवा बहता पानी जो है, यानी जो नदी नाले हैं, वो इस तरीके से मुंजमद हुए हैं। और कल से ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इसको अभी चलाने के 2 मकसद है, थोड़ी देर में हम आपको ज़रूर वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल सूरत हाल यह है कि चिल्लाए कलान जो सख्त तरीन सर्दी लेकर आया है वो लगातार जारी है। 40 दिन के चिल्लाए कलान के बीच दर्जा हरारत जो है वो 7 और 8 के दरमियान रहा है। मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि आज बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। वादी के बेशतर इलाकों के अंदर आज मतला अबर आलूद रहेगा। अब जरा इस वीडियो पर आइएगा, ये कितना खतरनाक वीडियो है, इसलिए इसको चलाने के लिए हमने आज फैसला लिया था सुबह सुबह। सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नदी नाले जो है वो मुंजमद हो रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा मुंजमद नहीं है कि आप वहाँ पर खेल कूद कर सके या इस तरीके की कोई सरगर्मी कर सके। अगर इस तरीके का भी कहीं पर है, यानी थोड़ा सा हल्का सा पानी किसी ग्राउंड के अंदर वो जम गया और अब ये लड़के खेल रहे हैं, उस पर लुत्फानंदोज हो रहे हैं, अपनी जगह पर ये सही हो सकता है। लेकिन ये कितना रिस्की है, ये कितना ख़तरनाक है, हमारे इस ट्रेंड को बिल्कुल इसको बढ़ावा ना दे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसको अपलोड करके दिखाया जा रहा है, ये भी इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए आज हमने फैसला लिया कि वालिदैन से ये दरख्वास्त की जाए कि जनाब ये सूरत हाल जब हो कि झील मुंजमद हो, नदी नाले मुंजमद हो रहे हैं, किनारे मुंजमद हो रहे हैं, तो हमने एहतियात बरतना है। लुत्फानंदोज हो जाइएगा इस मौसम से ज़रूर आप, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगियों को खतरे में ना डालिएगा। फिलहाल सूरत हाल यह है कि शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद मकामात पर शदीद सर्दी की लहर है, और इम्कान यह है कि आज बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। एक तरफ से यह है। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है, और महकमे ट्रैफिक की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मतला बरालूद भी है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियों की रफ्तार चल रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट से यह इत्तला है कि सुबह आने वाली परवाज में थोड़ी बहुत ताखीर जरूर थी, लेकिन बाकी मानदा परवाजें जो है वो फिलहाल शेड्यूल के मुताबिक ही जारी रहेंगी। चलिए जनाब, ये तो थी बात मौसम के मिजाज की जो हमने आपके सामने रखी है, लेकिन जरा बात मुल्क की करते हैं। और मुल्क के कद्दावर सियासी शख्सियत का रात देर गए नई दिल्ली के अंदर इंतकाल हुआ है। मुल्क के साबिक वजीर आजम
मनमोहन सिंह का रात देर गए इंतकाल हुआ है और इंतकाल की खबर के फौरन बाद मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। सदर हिंद, नायब सदर हिंद, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान ने साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को उनकी खिदमात के तय याद किया है। 92 साल की उम्र में कल रात देर गए उन्होंने आखिरी सांस ली जब उन्हें अस्पताल लाया गया था। पिछले कई दिनों से बीमार भी थे लेकिन कल अस्पताल लाया गया था। तो 92 साल की उम्र आते आते साबिक वज़ीर आज़म और बेहतरीन इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह साहब इंतकाल कर गए हैं। सरकार मरकजी हुकूमत की तरफ से आज सरकारी तौर पर होने वाले तमाम प्रोग्रामों को मुअत्तल कर दिया गया है। दोपहर 11 बजे के आसपास मरकजी काबीना जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म साहब करेंगे, एक मातमी इजलास बुलाया गया है और जिसमें करारदाद भी पेश की जाएगी। और फिलहाल 7 दिनों तक रियासती सोग का ऐलान भी कर दिया गया है। इन्हें तमाम रियासतों के अंदर परचम सरनिगून रहेगा 7 दिनों के लिए और 7 दिनों तक रियासती सोग बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के अंदर उन्हें रात देर गए लाया गया था, जहां पर बाद में बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टरों ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस खबर की तस्दीक की कि साबिक वज़ीर आज़म 9:51 पर इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का जब आप देखते हैं तो उन्हें आज बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात उनकी अदा की जाएंगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। और इस बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर आप देखेंगे तो 14th प्राइम मिनिस्टर थे जिनका एक लंबा टेन्योर रहा है और 22 मई सन 2004 को उन्हें बाहिस्ते वज़ीर आज़म के तौर पर रखा गया सामने और उन्होंने अपना ओहदा लिया। फिर दोबारा उन्होंने मई 26 2014 को उन्होंने हलफ लिया जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट की हुकूमत थी और कुल मिलाकर 3656 दिनों तक साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह बाहिस्ते वज़ीर आज़म रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम और आसाम से लेकर पंजाब तक जब आप सूरत हाल को देखेंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है, निभाना है, लीडरशिप के साथ चलना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवानी है, हर एक की बात को सुनना है, एक मुनफरिद अंदाज में मनमोहन सिंह साहब ने अपनी छाप जो है वो छोड़ी है जो आज भी देश भर के अंदर देखी जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब ऐसे तीसरे ऐसे वज़ीर आज़म थे जो लंबी देर तक वज़ीर आज़म रहे। पहले जवाहरलाल नेहरू साहब 6130 दिनों तक रहे, इंदिरा गांधी 5829 दिनों तक रहे और इसी तरीके से मनमोहन सिंह साहब जो है वो तकरीबन 3656 दिनों तक बाहिस्ते वज़ीर आज़म मुल्क की खिदमत अंजाम देते रहे। 1932 में सितंबर 26 तारीख को वो पंजाब वेस्ट में पैदा हुए जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है और उसके बाद मास्टर्स उन्होंने इकोनॉमिक में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ आए और ऑक्सफोर्ड तक भी रहे और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने खिदमत दी और उस वक्त अपनी खिदमत दी जब मुल्क की माशियत इंतहाई खस्ता थी और उसे वापस पटरी पर लाना और आगे बढ़ाने में एक नुमाया किरदार जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का रहा। एक मॉडरेट चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का जिन पर हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार ये कहती रही कि वो खामोश रहते थे, ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं देते थे, किसी से गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन अगर आप उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे तो मीडिया फ्रेंडली थे, लिखते भी थे और एक ही दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 70 से ज़्यादा सवालों के जवाब भी एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कैलिबर था। बहरहाल आज वज़ीर आज़म समेत मुल्क की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने खराज अकीदत पेश किया है। जम्मू कश्मीर आते हैं तो साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने तस्वीर शाया करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और कहा कि किस तरीके से उनके साथ उनकी वाबस्तगी रही और सीनियर मोस्ट लीडर्स में उनका शुमार कैसे होता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत मुतअद्दिद सियासी शख्सियात ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि एक विजनरी आदमी था जिसने अपने काम की वजह से अपनी पहचान बनाई और अपनी पहचान इतनी बनाई
कि आखिर दम तक उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाएगा। तो अगले 12 से 15 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका अंतिम संस्कार भी होना है। मरकज़ ने, कांग्रेस ने तमाम आज कल बल्कि अगले 3 से 4 दिनों तक जो प्रोग्राम्स होने थे वो मनसूख कर दिए हैं। कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, तमाम कार्रवाइयां स्थगित हुई हैं। 92 साल की उम्र में इंतकाल करने वाले, आखिरी सांस लेने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एम्स की तरफ से रात को ही बताया गया था कि जब मेडिकल बुलेटिन सामने आया 8:06 पर वो भर्ती हुए अस्पताल में। उम्र से रिलेटेड उनको एक और परेशानी हुई और पहले भी कई बाईपास उनका हो चुका है, तो इस बार भी तवक्को की जा रही थी कि शायद नॉर्मल रूटीन वाइज ये जो चेकअप होता है वो होगा, मगर 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तमाम तरह की रिवाइवल की कोशिशों के बाद इसकी कंफर्मेशन जो है वो मुतलका हुकाम या अथॉरिटीज़ ने कर दी। इन सब के बीच न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सरहद के उस तरफ से भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर उनके काम को याद करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए आज मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात आने का सिलसिला, ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। और इधर उनके रेजिडेंस पर देर रात गई ही कांग्रेस लीडरान का पहुंचना, और खबर है कि आज शायद वज़ीर आज़म भी वहां पर भी जा सकते हैं। और आज का पूरा दिन अगर निकल गया तो कल ही, अभी तक की जो जानकारी है, कल उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। इन सब के बीच में 7 रोज़ा सोग का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है पूरे मुल्क के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद जुलाई 2024, बल्कि अप्रैल का महीना था, रिटायर हुए थे और आखिरी मरतबा उनको राजस्थान से 2019 में राज्यसभा के रुकन के तौर पर लाया गया था। और ये सफ़र आप सियासी तौर से भी या ज़िंदगी का आखिरी सफ़र भी उनका साबित हुआ। दिन भर होने वाली सरगर्मियों पर हमारी लगातार नज़र रहेगी। फिलहाल इस वक्त दिल्ली के अंदर अंतिम संस्कार की तैयारियां और दर्शन के लिए तैयारियां उनकी चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जरा उस बेल्ट की करते हैं जहां गुज़श्ता कई रोज से तनाव है। लगातार इसी प्रोग्राम में आपको अपडेट भी हमने किया है। और जम्मू सूबे का वो हिस्सा जहां पर इस साल भी 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु या जो अकीदतमंद हैं वो माता के दरबार में पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के दरमियान मुश्किलात इस साल भी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं और पीछा मकामी लोगों का नहीं छोड़ रही हैं। कटरा के अंदर 72 घंटे की हड़ताल का आज आखिरी दिन जरूर है, लेकिन इससे आगे क्या होगा अभी तक ये साफ नहीं हो सका है। इंतजामिया अभी तक मुकम्मल तौर पर हल निकालने में नाकाम साबित हुई है। श्राइन बोर्ड की तरफ से कोशिशें हुई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिशें हुई, लेकिन इन कोशिशों का अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना आना ये बताता है कि जो तातुल है ये 72 घंटे का नहीं, मजीद तवील हो सकता है। तीसरे दिन में स्ट्राइक चली गई है, इस वक्त भी बंद है। रात की और अलल सुबह क्या सूरत हाल थी वो तस्वीरें आपके सामने। जो लोग ऊपर गए थे दर्शन करके वापस लौटे, ये सारे लोग अब वापसी की राह तो देख रहे थे, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, परेशानियां हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इस वक्त भी जब पूरा इलाका बंद है तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाराज़गी 250 करोड़ रुपए से जो सरकारी खजाने से खर्च होने वाली रकूमात है, और ये पैसा खर्च करके एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसको मेगा प्रोजेक्ट आप कहते हैं वो बनाया जाना था, और रोपवे मंसूबे की मुखालफत बड़े पैमाने पर हो रही है। कटरा के अंदर जो पोने वाले हैं, दुकानदार हैं, बाकी ताजिर हैं, तमाम लोग इस बड़े मुजवज़ा प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इसका बराह रास्त असर मकामी लोगों पर पड़ा है, उन लोगों पर भी पड़ा जो बाहर से आए, यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन सब के बीच में कई लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया था, पहले कहा गया कि एहतियाती हिरासत में लिया गया, लेकिन कल भी कुछ लोगों को नहीं छोड़ा गया, तो उस पर भी नाराजगी, उसके खिलाफ भी कुछ लोग रात के वक्त में प्रोटेस्ट करके उनके मुतालबा किया जा रहा कि उनको भी छोड़ा जाए। और इन सब के बीच में ये भी देखा जा रहा है कि इंतजामी सतह पर कोशिशें तो हुई हैं, मगर आज शाम के बाद क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है। सोहन कोहली के पास चलेंगे। सोहन कोहली हमारे नुमाइंदे हमें कटरा से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। सोहन, 2 दिन तक जो कुछ हुआ हम सबके सामने, आज क्या एक्सपेक्ट करें? आज ये हड़ताल खत्म होगी या जो रास्ता निकालने की अभी तक कोशिशें हुई हैं उसमें किसी हद तक प्रशासन सफल हो सका है? क्या कुछ इस वक्त चल रहा है कटरा के अंदर? आज पूरे होने जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं तनाव जो है बढ़ता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तीसरा दिन भी जो पूरा कटरा जितनी दुकानें हैं, वैष्णो देवी ट्रैक है, वो पूरी तरह से बंद है। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। और अभी तक जो है जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि तनाव जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी हाई अथॉरिटी का उनसे बात करने के लिए वहाँ पे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तनाव और भी, ये स्ट्राइक और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है।
सोहन कोहली, हम देखते हैं कि जब साल का आखिरी दिन होता है और इन दिनों में सबसे ज़्यादा रश माता के दरबार में श्रद्धालुओं का होता है। इंटायर नॉर्थ इंडिया से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और इस ज़िम्मे में अब की बार ये था कि श्राइन बोर्ड भी मुकम्मल तौर पर तैयार था कि ये जो श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाए, वो माता के दरबार में आकर अपनी हाजिरी दे सके, मनोकामना पूरी होकर वो वापस यहाँ से निकले। लेकिन जिस तरीके से हम देखे थे कि 72 घंटों की स्ट्राइक कॉल का आज आखिरी दिन है, तो क्या कोई मीटिंग कहीं पर होती हुई नजर आ रही है, कोई डेडलॉक टूटते हुए नजर आ रहा है, क्या कोई बैक चैनल पर कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि हमारे पास जो खबर थी वो यही थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और संघर्ष समिति के बीच में बैक चैनल टॉक चल रही है और बहुत जल्द कोई हल भी सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि साल का नए साल का जो इस साल का एंडिंग सीजन है, काफी ज्यादा श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको ना ही खाने की चीजें मिल रही है, ना ही यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हैं और काफी ज्यादा दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। अब बात करूं मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, अभी तक आज तीसरा दिन है मगर अभी तक कोई भी उनसे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो कटरा का जंग जो था वो भी कहीं ना कहीं हंगर स्ट्राइक पे बैठा है। कल रात को उनमें से एक लड़का बीमार भी हो गया था, जिसको जो कटरा समिति की तरफ से डॉक्टर को वहां पे बुलाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि वो लगातार 3 दिन से जो हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे बैठे हुए थे। सोहन कोहली, कल हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी वहां पर आए, उन्होंने भी लोगों से बात की, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, या जिस तरीके से संघर्ष समिति ने अनाउंस किया कि जब तक रोपवे को वाइंड अप नहीं किया जाता है, उनकी बात को नहीं माना जाता है, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और उसमें वो उन्हीं की हामी बरते रहे और आगे चलते रहे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, संघर्ष समिति का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर कोई बात करता है तो अगर गंडोले का काम यहाँ पे रोकते हैं तो हम स्ट्राइक को वापस लेते हैं, मगर जब तक ये गंडोले का रोपवे प्रोजेक्ट को नहीं रोकते हैं तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी, चाहे वो 1 महीना बंद रहेगा, चाहे वो 2 महीने बंद रहेगा, तब तक हम ये स्ट्राइक नहीं खोलेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होता है। तो क्या हम ये माने कि आज कोई रिलीफ मिल सकता है यात्रियों को, ये मामला खुल सकता है कुछ दिनों के लिए, या ये कंटिन्यू ही चलेगा? क्या संघर्ष समिति ने कोई फैसला लिया या आज मीटिंग होनी है? जी बिल्कुल, संघर्ष समिति का ये फैसला है कि अगर 3 दिन का टाइम दिया था, तीन दिन के अंदर अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका कहना मानती है तो हम स्ट्राइक खोलते हैं, मगर अगर नहीं वो मानते हैं तो लगातार स्ट्राइक जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कटरा से हमारे साथ सोहन कोहली थे, बता रहे थे कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। आप देखेंगे जो ये मनाजिर हैं ये अलल सुबह और निस्फ रात के हैं, क्योंकि शाम के वक्त जिन यात्रियों का ऊपर जाना होता है वो वापस जल्दी से लौटते हैं और ये पहाड़ी सिलसिला है, बर्फबारी भी कभी कभार अचानक से इस त्रिकुटा हिल्स के ऊपर शुरू हो जाती है, तो उन चीज़ों का भी इंतजामिया ख्याल रखती है, कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। सारी चीज़ों के बीच मकामी लोग एक ढाल के तौर पर काम करते थे, लेकिन वही जब प्रोटेस्ट पर उतरें, वही जब एहतजाज करें तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल आप 4:30-5 बजे तक का इंतज़ार कीजिएगा, अगर कोई रास्ता निकला तो वो भी आप तक अपडेट पहुंचेगा। अगर ये तातुल खत्म नहीं होता, यहाँ से आगे क्या अनाउंसमेंट्स होंगी, कुछ लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था उनके साथ क्या कोई बात हो पाई है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, वो सब जानने की मुकम्मल तफसीलात। इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात यह भी है कि श्राइन बोर्ड कंटिन्यूअसली एक वजाहती बयान दे चुका है, जिसमें उनका मानना है कि ये जो हम रोपवे बना रहे हैं जी, ये बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, और जो डिसेबल पर्सनस है, जो स्पेशल बच्चे लोग हैं जिनको किसी न किसी तरीके से परेशानी, वो ज़्यादा नहीं चल सकते, घोड़े पर नहीं आ सकते, पिट्ठू पर नहीं चल सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए रेस्ट जी, घोड़े भी चलते रहेंगे, पिट्ठू भी चलते रहेंगे, इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे हम गुलमर्ग में देख रहे हैं, गंडोला भी चल रहा है, घोड़े भी चल रहे हैं। तो लेटेस्ट होप सो कि मसला कहीं यहाँ हल हो और जो दूरियां हैं इनको नज़दीकियों में कन्वर्ट करके यहाँ यात्रियों को किस तरीके से राहत मिले, उसकी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड जो है वो काम करे। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर असेंबली की एक कमेटी, 9 रुकनी कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के सामने बड़े इश्यूज हैं और क्या वो कमेटी उनको एड्रेस कर पाएगी, एक बड़ा सवाल ये है। फिर वक्फ बोर्ड को लेकर आपको याद होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक कमेटी मरकज के अंदर बनाई गई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC, और फिर आपको ये भी याद होगा कि मीरवाइज उमर फारूक और मुत्तहिदा उलमा की तरफ से चिट्ठी लिखी गई कि जनाब या तो हमें मौका दे बोलने का या आप आके मिलिए। खबर ये है कि शायद वो आएंगे, डिटेल्स के साथ आपको वो भी बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पुलवामा के लोग सरापा एहतजाज है। एहतजाज की वजह क्या है?
क्या तरक्की रुकनी चाहिए या कुछ और भी होना चाहिए? छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए और बात करते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली की क्योंकि आपको याद होगा कि माह फरवरी के वस्त तक असेंबली का इजलास शुरू होना है और असेंबली के इजलास के पेश नज़र जो कानून है, जो आईन है, जो बिजनेस है, वो किस तरीके से होगा, इस ज़िम्मन में आला सतही कमेटी पहले ही तश्कील दे दी गई है। बिजनेस रूल्स कमेटी के सामने इंतहाई अहम मामलात हैं क्योंकि जितने भी मामले असेंबली के अंदर होंगे उनकी अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी लेना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो बिल हो, रेजोल्यूशन करारदाद हो, तवज्जो दिलाव तहरीक हो जिसे आप कॉलिंग अटेंशन मोशन कहते हैं, या दीगर मामलात हो। हाई पावर कमेटी जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने बनाई है, जिसकी सरबराही खुद स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली कर रहे हैं, उनके एजेंडे में ये है कि अप्रूवल जो एलजी का बिल्स को लेकर है, करारदादों को लेकर है और कॉलिंग अटेंशन मोशंस को लेकर है, इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। न सिर्फ इतना ही बल्कि इतलात और ख़बर ये भी है कि दाखिला वजारत से मुंसलिक सवालात अगर पूछे जाएं तो उनका जवाब नहीं होगा क्योंकि दाखिला वजारत बराह रास्त या जो होम डिपार्टमेंट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे हैं, और अगर असेंबली में कोई सवाल इस ज़िम्मन में पूछेगा तो जवाब देगा कौन? इस ज़िम्मन में सवाल का जवाब जब नहीं होगा तो खबर ये आ रही है कि होम डिपार्टमेंट को रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। शायद इस ज़िम्मन में भी एक बड़ी परेशानी इस वक्त इस कमेटी के सामने है। अगरचे अभी इस कमेटी ने अपना पहला इजलास कब बुलाना है इस ज़िम्मन में कोई भी तारीख का ऐलान नहीं किया है, ताहम 9 अरकान पर मुश्तमिल हाई पावर कमेटी जिसकी सरबराही अब्दुर्रहीम राठर साहब कर रहे हैं, जो स्पीकर साहब है जम्मू कश्मीर असेंबली के, इनके ज़िम्मे यह काम दिया गया है कि बिजनेस रूल्स को बराए असेंबली जम्मू कश्मीर को अप्रूव करवाया जाए। अब ये बनाएंगे तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास वो जाएंगे, तब जाकर वो अप्रूव भी होंगे और फिर कैबिनेट के पास भी हो जाना है। और इस ज़िम्मन में अब बड़ी मुश्किलें जो मैंने आपके सामने गिनवाई है वो यही है कि किस तरीके से जो बिल पास किया जाएगा और उसका हशर बाद में होगा क्या, वो भी एक बड़ा सवाल है। रूल्स जो कमेटी के सामने रखने हैं वो किस तरीके से होंगे, वो आपको याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसमें जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन बुलाना, दीगर चीज़ों के हवाले से तमाम तर डिटेल्स पहले ही दे दी गई है। अगरचे साबिका इजलास जो बुलाया गया था वो साबिका रूल्स के हिसाब से बुलाया गया है, लेकिन अब जब बजट सेशन होगा तो नए रूल्स के साथ इस इजलास को बुलाने की तैयारियों में है। लेकिन ये इजलास तब बुलाया जा रहा है जब नया निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर मुतारफ़ कराया गया है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि हर एक चीज़ को बारीक बीनी से देखा जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल कि दाखिला वजारत को लेकर अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका क्या, तो हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि अगर कोई मेंबर असेंबली दाखिला वजारत को लेकर सवाल पूछेगा भी शायद वो लिस्ट ही ना किया जाए, वो उठे ही ना स्टार्ट और ना अनस्टार्ट क्वेश्चंस के अंदर। यानी अगर आप अमन कानून और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा असेंबली के अंदर। अभी तक इस तरीके की सूरत हाल बनी है, ताम इंतजार करना होगा कि 9 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कब बैठेगी, वो मीटिंग्स कब शुरू करेंगी और उसमें किस तरीके से सूरत हाल को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी नज़र इस पर आएगी, आपको पल पल का अपडेट भी ज़रूर करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। और वक्फ बोर्ड बराए जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उस वक्फ बोर्ड की जिसको लेकर मरकजी हुकूमत तरमीम करना चाहती है, तहलील कर देना चाहती है कुछ मामलात को, कुछ चीज़ों को, जिसको लेकर पूरे मुल्क के अंदर सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और ऐवान के अंदर इस मामले पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जो इस वक्त इस काम को देख रही है। इतलात और खबरों के मुताबिक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी शायद जम्मू कश्मीर का भी रुख कर सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वक्त पार्लिमानी पैनल जो है वो जम्मू कश्मीर भी आ सकता है, क्योंकि मेंबर्स की तरफ से इस बात का
इजहार किया गया है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर है, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी वक्फ किस तरीके से चल रहा है, सूरत हाल क्या कुछ है, खदशात क्या कुछ है यहाँ के मजहबी पेशवाओं को, उसको सुना जाए। कमेटी कोलकाता, पटना और लखनऊ जनवरी 18 से 20 के दरमियान जाएगी, जिसके बाद खबर यह है कि स्पीकर ओम बिरला के साथ सलाह मशवरे के बाद शायद कुछ अरकान जो है वो जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे। फिलहाल खबर यह है कि कर्नाटका, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जो सवालनामा सौंपा गया था जेपीसी की तरफ से, उस पर जवाब नहीं दिया गया है, जिस पर बरहमी का इजहार जेपीसी ने किया है। लेकिन अब याद रखिएगा कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा MMU जिसे आप कहते हैं, जिसकी सरबराही मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक करते हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मजहबी जमातों का यह अंजुमन है, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2-3 बार खत लिखकर जेपीसी चेयरमैन को कहा कि उनको या वक्त दिया जाए सुनने का या उनकी बात को आकर सुना जाए। यही वजह है कि अब माना जा रहा कि शायद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अरकान जम्मू कश्मीर भी आएंगे और वक्त तनाजात किस तरीके यहां पर है, स्टेट और वक्फ के बीच में कितना मामला तय है कितना नहीं है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। रेवेन्यू जनरेशन के मामले पर बात करेंगे, आउटपुट पर बात करेंगे, और जो खदशात यहाँ की मजहबी इदारों की तरफ से उठाए गए हैं उसको भी शायद सुना जाएगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जनवरी या फरवरी से पहले ही ये वफद शायद जम्मू कश्मीर का दौरा भी करे। इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड भी अगरचे कमर कस चुका है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी वजाहत नहीं आई है कि क्या उन्हें कहा गया है कि तैयार रहने के लिए, सवालनामा उन्हें मिला है नहीं मिला है। अभी इस पूरे मामले में उनकी वजाहत आना बाकी है, लेकिन खबर यह है कि पैनल शायद जम्मू कश्मीर का भी रुख कर सकता है। चलिए, वक्फ कानून में तरमीम का मामला है, मजीद इस पर अपडेट्स आएंगी तो आपको मुसलसल इससे आगाह रखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़े इदारे की करते हैं जिसके एक और नए कैंपस बनाने की या कायम करने की तैयारियां हो रही हैं, और वादी कश्मीर के जुनूबी हिस्से के अंदर एक जगह का इंतखाब किया गया। लेकिन इन सब के बीच में इस पर एक ऐसा तातुल बनता दिखाई दे रहा है जहां मुश्किलात आने वाले दिनों में शायद इंतजामी सतह पर हो सकती हैं। और पुलवामा, साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां NIT मनसूबा, या आप कह सकते हैं कि NIT का एक नया कैंपस बनाने का एक मंसूबा सरकार का है, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीन की निशानदेही का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ इलाकों को कनेक्ट करने वाले तकरीबन 5,000 कनाल अराजी बनती है, जिसको इस्तेमाल करके सरकार इस बड़े मंसूबे को अंजाम देना चाहती है। जैसे ही डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से एक हुक्मनामा निकला, इसकी मुखालफत शुरू हो गई कि हुकूमत ने अपनी जगह पर यह प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन पखरपुरा, काकपुरा और मुलक्का इलाकों की आवाम मुसलसल अवामी नुमाइंदों के साथ, हुकूमती इदारों के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मंसूबा तो बने तैयार हो, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 5,000 कनाल अराजी पर कब्जा नाकाबिले कबूल है। और इन्हीं अल्फाज को दोहराया रुकने असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने, और वही सेम की सेम लाइन टच की इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से भी। ये वो इलाका है जहां पर आप सबको याद है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज के वक्त में, और ये एक पोस्ट जो कि फेसबुक पर भी वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से ये चीज़ें शेयर की गई, उस ऑर्डर को लिखते हुए, और उस पर उनने रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि ज़मीन की मुंतकली का जो मामला है जिसके लिए इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ, वहीदुर रहमान पर्रा के मुताबिक मंसूबे की सख्त मज़ाहमत की जाएगी या इस पूरे प्रोजेक्ट को मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। ना इंतजामी सतह पर कहीं मुआवजे की बात हुई, ना मकामी लोगों के लिए जिनकी जमीनें इस्तेमाल की जाएंगी इस बड़े मंसूबे के लिए, उनके लिए रोजगार या नौकरी की कोई बात हुई, इसलिए बड़े पैमाने पर इसकी मुखालफत शुरू हुई है। NIT कैंपस पुलवामा का मामला है, तो इस बीच खबर यह भी है कि डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी तश्कील दे दी है, जो नायब तहसीलदार नीवा, काकपोरा, रेवेन्यू स्टाफ ऑफिसर गिरदावार और पटवारी के होंगे, जो इस पूरे मामले को देखेंगे और लगातार मामला जो है वो आगे बढ़ाएंगे ताकि ज़मीन की निशानदेही हो सके, दीगर चीज़ें हो सके, और ज़मीन जो है वो हैंड ओवर कराई जाए NIT की अथॉरिटीज़ को। ये सर्वे बहुत पहले का हुआ था, जिसके बाद अब ये सियासत हो रही है और कहा जा रहा है कि जनाब ये कब्ज़ा है, और ये कब्ज़ा ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि तरक्की हो रही है। याद रखिएगा, ये जो ज़मीन 5,000 कनाल है, इसमें जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, ये कहा गया कि इनिशियली 4,834 कनाल और 19 मरला स्टेट लैंड है।
सरकारी जमीन है, स्टेट लैंड है, जिस पर ये नया कैंपस एनआईटी का बनाया जा रहा है। ये बात जो है वो सामने रखी जा रही है। अपने नुमाइंदे के पास मुजम्मिल खान के पास सीधे चलेंगे। मुजम्मिल, जरा अपडेट करें, ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये एनआईटी कैंपस की जमीन आ रही है? और खबर ये भी है कि कल डिप्टी कमिश्नर के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी, क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि पुलवामा के अंदर इस पूरे मामले पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये निवा करेवा का इलाका है, जो ऊपरी करेवा पड़ता है, वहीं पे ये इलाका है जहां पे स्टेट लैंड बताया जा रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने वहां के मुकामी लोगों से भी बात की, तो उनका यही कहना है कि जो करेवा है ऊपर, ये हमारे जद अजदादों से हम ये जमीन कमाते आए हैं, जिसमें अगर देखा जाए जो आलमंड ट्रीज है, इसमें पहले आलमंड ट्रीज लगे होते थे, लेकिन इस टाइम की अगर बात करें तो उन्होंने हाई डेंसिटी जो है प्लांट्स वहां पे लगाए हैं, बहुत सारे बाग बने हुए हैं, ऑर्चर्ड्स बने हुए हैं। तो उस हवाले से उनका यही कहना है कि अगर इसमें कंपनसेट हमको हो जाता, कंपनसेशन मिल जाता, क्योंकि कहीं कहीं पे हमने ये भी बात सुनने में आई है कि उनका यही कहना है कि हमने जो जायदाद है, घरों में जो जमीनें हैं वो बेची है, उसमें ऑर्चर्ड्स हमने बनाए हैं। तो उस हवाले से उनका ये कहना है कि जो हमारी जमीनें हैं ये जद अजदाद के तो वहां से हमको मिली है। जिक्र है, ये स्टेट लैंड से अलावा जो गालिबन 100-125 के कनाल के करीब जमीन बचती है, ये वो लोग आए हैं कि जनाब उनकी जमीनें जा रही हैं, ऑलरेडी ये 500 कनाल कब्जे में थी जिसको सरकार कह रही है स्टेट लैंड है? कंफ्यूजन है इसमें, जरा क्लियरेंस दे दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के सारे जितने भी मुकामी लोग हैं, जो सारे जमीन पे जिनका कब्जा है, वो सारे लोग आए थे। उनका यही कहना था कि इसमें हमने जो ऑर्चर्ड्स है, हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है, वो हमने इसमें प्लांट्स लगाए हैं। तो उसमें इनका यही कहना है कि इसमें जो है ये जद अजदाद से हमारी ये जमीनें, इसमें हम कमाते हैं और हमारी जो गृहस्थी चलती है। उसमें पहले अगर देखा जाए तो ये करेवा लैंड है, जिसमें आलमंड्स के दरख्त लगे हुए थे, उनको काट के उन्होंने हाई डेंसिटी प्लांटेशन वहां पे की है, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि हमने जायदाद अपना बेचा है, कहीं पे जमीनें बेची है, तो फिर ये ऑर्चर्ड्स खड़े किए हैं। उसमें हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि अगर ये जमीन ले रहे हैं तो उसको हमको कंपनसेट भी करें, क्योंकि जो ऑर्चर्ड्स बने हुए हैं इस टाइम पे। जब हम एंटायर साउथ की फटाफट से जरा ये भी बताइए, पहले रेलवे वाला मामला था जिसको लेकर लोग सरापा एहतजाज थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सर ओखली में देना शुरू किया, कहा कि जनाब ये जरूरत ही नहीं है। फिर अब ये दूसरा मामला बन रहा है, तो क्या हम ये माने कि जब ये मनसूबाबंदी हो रही थी तब अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया, अवाम को पता ही नहीं लगा जब ये सर्वे चल रहे थे? नहीं, बिल्कुल उनका यही कहना है कि ये बड़े देर से सर्वे चल रहा था, क्योंकि हमने कल हायर अथॉरिटी से कहीं कहीं पे बात की तो उन्होंने कहा कि ये आज का सर्वे नहीं है, ये बहुत पुराना सर्वे है। जब हमने सर्वे किया है, क्योंकि एनआईटी की जानिब से हमको एक लेटर आई थी कि हमको ऐसी जमीन प्रोवाइड करे जहां पे स्टेट लैंड मौजूद हो, कम से कम 5000 कनाल तक। तो उनका यही कहना है कि हम बहुत जगह पे हमने सर्वे किया, बहुत जगह पे हम इस टाइम भी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसी करेवा में सबसे ज्यादा स्टेट लैंड इस टाइम पे देखने को मिल रही है। उसमें यही है कि उनका लोगों का यही कहना है कि हमारे जो ऑर्चर्ड्स है, जो हमने बनाए हाई डेंसिटी जो ऑर्चर्ड्स है, वो हमने बनाए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मुजम्मिल हमारे साथ ज्वाइन के लिए। अवाम का मानना है कि हमने जी बागात लगाए हैं, मुआवजा दिया जाए। मेंबर असेंबली साहब भी कह रहे हैं कि जनाब मुआवजा दिया जाए, जबरी कब्जा ना किया जाए। सरकार का मानना है कि जनाब स्टेट लैंड है, अगर किसी का कोई जमीन होगा तो देखा जाएगा। तो फिलहाल मामला नए सिरे से एंटायर साउथ कश्मीर के पुलवामा और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यह बन रहा है कि एनआईटी का कैंपस खोलना है। सरकार ने नोटिफाई कर दी जमीन, नोटिफिकेशन के साथ ही हंगामा भी शुरू हुआ है। यह तो थी बात नोटिफिकेशन की, लेकिन आसिफ रशीद आपको बताएंगे एक और हंगामे की, जिसको लेकर आज सबकी नजरें हाई कोर्ट पर भी रहेंगी। गुज़श्ता दिनों सड़क पर हमने नौजवानों को देखा, मेंबर काउंसिल जो हमारे एमपी है आगा सईदुल्लाह मेहदी श्रीनगर से, उनको सड़क पर देखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि अब जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बयान दिया गया है मेंबर असेंबली की तरफ से और यह साफ कर दिया गया है कि रिजर्वेशन के मामले पर कोई भी बात काबिल कबूल नहीं होगी अगर उनके हक पर हब शब खून किया गया। मुजफ्फर खान सीनियर वकील हैं और साथ साथ इस वक्त रुकने असेंबली भी हैं, राजौरी से इनका ताल्लुक है और मंजाकोट राजौरी से आते हैं, थना मंडी वाली सीट से इस बार जीत कर आए। उनके मुताबिक रिजर्वेशन के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ करना शायद वक्ती तौर बहुत बड़ी गलती होगी। उनने ये भी कहा कि हुकूमत इस झांसे में ना आए कि जो पहले गुज्जर पहाड़ी के नाम पर अब जम्मू और कश्मीर की या खित्ते के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है,
और लोगों को तकसीम करने की कोशिश है। लेकिन इस बीच बड़ा दावा उनकी तरफ से यह भी कि खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी अफसर ये सोचता हो कि रिजर्वेशन के साथ जरा सी भी टिंकरिंग, जरा सी भी छेड़छाड़ हो या फिर कहीं पर भी किसी का कम या किसी का ज्यादा करने की बात हो। उनके मुताबिक रिजर्वेशन बैलेंस्ड है, लेकिन इस दौरान जो प्रोटेस्ट भी हुए, ठीक है, तलबा की बात सुनना जरूरी है, नौजवानों की बात सुनी जाए, लेकिन अगर कहीं पर भी जरा सा भी ये मंसूबे में है, जरा सी भी कोई ऐसी हिकमत अमली है कि रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हो जो ऑलरेडी जिन तबकों को दी गई है, फिर ये सबसे मुश्किल तरीन लम्हा होगा हुकूमत के लिए। एक बात। दूसरा, याद रखिएगा, आज बाद दोपहर जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट से भी फैसला आना मुतवक्के है, जहां पर शायद हुकूमत की तरफ से जवाब दिया होगा, क्योंकि 26 शाम तक जवाब देना था और 27 तारीख यानी आज समात है इस फैसले की, जिसको चैलेंज किया गया है ओपन मेरिट कैटेगरी स्टूडेंट्स की तरफ से। सिविल सोसाइटी उनके साथ है, तो वहां से क्या आज डायरेक्शंस आएंगी, ये देखने वाली बात भी होगी। और दूसरी तरफ वज़ीर आला की तरफ से 6 माह का वक्त लिया गया एहतिजाजियों से बात करके। इन सब के बीच में बड़ा बयान एडवोकेट मुजफ्फर खान का। लेकिन मुझे लगता है कि एनालिसिस उन्होंने नहीं किया होगा। वो कहते हैं कि 50% से रिजर्वेशन तजावज़ हो गई है, ऐसा नहीं है। जो EWS की रिजर्वेशन है, दैट विल कट अक्रॉस ओपन मेरिट, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विद इन वन पर्टिकुलर रिजर्वेशन। सो वो जो 10% है वो ओपन मेरिट के खाते में ही जाएगी, क्योंकि उसमें कोई दूसरा पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ EWS। तो उस हिसाब से हमारी रिजर्वेशन अभी 50% क्रॉस नहीं हुई है, बल्कि 50% को टच किया है। सेकेंडली, जो लॉजिकली जो बात बनती है कि अगर आप 2011 के सेंसस को बेस बनाकर आप पॉपुलेशन देख लो, और रिजर्वेशन अक्सर दी जाती है जो प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि कोई कम्युनिटी की शरह कितनी है किसी इलाके में। तो जम्मू कश्मीर में जो शरह गुज्जर बरादरी की बनती है, अगर वो 10% है तो 10 दे दो, 20 है तो 20 दे दो, अगर वो 8% है तो 8 दे दो। इसी तरह पहाड़ी कम्युनिटी की अगर उनकी 10 बनती है तो 10 दे दो, अगर वो 12 है तो 12 दे दो, 8 है तो 8 दे दो। तो उसको बेस बना के शरह बनाना चाहते हैं तब भी ठीक है। अब पूरी रिजर्वेशन के ही आप खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं जी इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल इसमें मुझे कुछ लगा नहीं। बहरहाल फिर भी कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, कमेटी विल अप्लाई इट्स माइंड। और ये कुदरती बात है, मैं ये बताऊं आपको, इसके बड़े दूरदर्श असरात भी होंगे, इसके रिपरकेशन बड़े खतरनाक होंगे। अगर कोई टिंकर करता है रिजर्वेशन के साथ इन हालात में, तो ये सिविल वार हो जाएगी, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। और जो भी पार्टी इस वक्त किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को खामखा में नुकसान पहुंचाएगी, तो वो उसको लोग माफ़ नहीं करेंगे। बहरहाल मेरा जो मानना है कि मेरा एक अपना नज़रिया है कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला है वो रिजर्वेशन और ओपन मेरिट का नहीं है, वो इस वक्त रियासत की वापसी का है। यहाँ के लोगों की, नौजवानों की जॉब की प्रोटेक्शन, यहाँ की ज़मीनों की प्रोटेक्शन, यहाँ के नेचुरल रिसोर्स की प्रोटेक्शन बड़ा मामला है। यहाँ के नेशनल रिसोर्स जो हम लोगों का जिन पर हक है, यहाँ के दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ का रेत, यहाँ की बजरी, अरे भाई यहाँ की हर चीज़ पे अब हमारा हक ही नहीं है। जैसा कि हम लोग यहाँ एलियन हैं, उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। वो लड़ाई जो है आप लोगों को तकसीम करके नहीं लड़ सकते। आप गुज्जर पहाड़ी, या पहले तो गुज्जर पहाड़ी में तकसीम करना चाहिए एक सरकार ने, अब ये जो है ये तमाम गुज्जर पहाड़ी एक तरफ और एक तरफ कश्मीर वाले, अब ये इस तरह तकसीम करना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। तकसीम करके हम फायदा नहीं उठा सकते हैं और ना ही ये जंग लड़ सकते। मुजफ्फर खान बात कर रहे थे, हुकूमत को चाहिए कि वक्ती तौर दीगर मामलात पर ज्यादा तवज्जो दे। मुकम्मल तौर पर रिजर्वेशन नाइंसाफी है, ऐसी पॉलिसी है, ये कहना गलत है, और कुछ चीजें एक्सप्लेन करके भी। लेकिन अदालत इस पर क्या कहेगी, इसका भी इंतजार रहेगा। दिन में जरूर आपको अपडेट इस हवाले से किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन बात बिजली के हवाले से भी होगी और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर आतिशज़दगी के वाक़यात रुनमा होते हैं, इन सब के बीच में नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की गई है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में ये वो वक्त है जहां पर खबरें भी आप तक पहुंचती हैं, तज्जिया और तबसरा भी होता है, दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं, आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में ली जाएंगी। थोड़ी देर में आपकी बात सुनेंगे, लेकिन मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और एक स्पेशल सेगमेंट जिसका इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड, कल हमने पहले बात की थी डिप्रेशन के ताल्लुक से, आज इसका दूसरा इसकी किस्त है। मजीद ज़रा गुफ्तो शनीद के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम मेहमान के पास जाएं। कुछ एक ग्राफिक्स के जरिए चीज़ें आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में सूरत हाल इस वक्त पूरे खत्ते के अंदर क्या है, और नौजवानों की, चाहे वो बच्चियां हों या बच्चे हों, एक बड़ी तादाद इस संगीन खतरे से या संगीन तिब्बी हालत से गुजर रही है। डिप्रेशन से जज्बाती और जिस्मानी मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस तरह की कन्फर्मेशन रिपोर्ट्स के जरिए अब तक होती रही हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें प्रूव भी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों में या शहरियों में डिप्रेशन आम होता दिखाई दे रहा है और तकरीबन कश्मीर सूबे में ही आदादोशुमार से पता चलता है 41% के आसपास नौजवान ऐसे हैं या शहरी हैं जो बालिग अफराद हैं लेकिन डिप्रेशन से गुजरे। 1994 से 2012 तक सबसे बड़ी तादाद, और इसी मुद्दत के दौरान पता चलता है कि 15 साल से 19 साल की उम्र के 20% स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात भी डिप्रेशन से मुतासिर हुए। 20% नौ उम्र बच्चों में भी डिप्रेशन, बच्चियां इसमें सरे फहरिस्त हैं, इसकी भी तस्दीक होती है। गैर यकीनी सूरत हाल खित्ते के अंदर बुरी तरीके से हमने चीज़ों को मुतासिर करते हुए देखी, और 26 से 35 साल की उम्र में भी डिप्रेशन का ज़्यादा फैलाव जो माहिरीन की एक राय है, और शहरी इलाकों में तकरीबन ये 15.26%, जबकि देही इलाकों में, रूरल एरिया के अंदर 80% से ज़्यादा तादाद देखी गई डिप्रेशन का शिकार लोगों की। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती रहीं, मुख्तलिफ आदाद शुमार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस के इदारों की रिपोर्ट्स आप देखेंगे वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होती दिखाई देती हैं, बताती हैं। और मशरक़ वस्ता हो, मिडल ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप और अमेरिका तक इस तरह के केसेस या मामलात में या डिप्रेशन मुसलसल बढ़ रहा है, इसकी तस्दीक ये रिपोर्ट्स करती हैं। मजीद ज़रा इस पर बात करते हैं और आगे आपको ले चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर माजिद साहब हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। ये जो डिप्रेशन है, जिसको हम शायद डिप्रेशन का लफ्ज़ कहकर समझते तो नहीं है लेकिन बात करके शायद टाल देते हैं, ये डिप्रेशन असल में है क्या? और ये जो हम कहते हैं कि ये नफ्सियाती दबाव एक तरह का है, जहनी बीमारी एक तरह की है, वाकई में क्या इसको इसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है? और तमाम बीमारियों की जड़ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बताती हैं कि नफ्सियाती दबाव या डिप्रेशन है, इसकी भी ज़रा वजाहत कीजिएगा। जब आप डिप्रेशन की बात करते हैं, जब हम लिटरेचर की तरफ देखते हैं तो यही आया होता है कि एक बायोसाइकोसोशल मॉडल हमारे पास होता है। दैट मीन्स कि इसके लिए जेनेटिक फैक्टर्स, मौरूसी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हार्मोन्स की कमी पेशी जैसे डायबिटीज़ में होती है या बाकी तकालीफ में होती हैं, वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। और साथ साथ सोशल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम उनकी बात करें, वो भी बहुत हद तक इस डिप्रेशन को बढ़ावा दे देते हैं। तो इसमें जो डिप्रेशन में जो खास, जो अगर हम अलामात की बात करें आम लोगों के हवाले से, वो ये है कि मन की बहुत ज़्यादा उदासी होना, और ये उदासी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे और इन 2 हफ्तों में इतनी ज़्यादा रहे कि आपका जो रोज़मर्रा का काम काज है उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं पड़ें, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट हो जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि घर में कोई परेशानी होती है, घर में कोई मौत होती है, घर में कोई ऐसी चीज़ होती है, सानिया होता है, तो उसमें भी ऐसे जो मन की उदासी है, नींद ना आना, खाने में कमी होना, नींद सही से नहीं करना, आपका रोज़मर्रा का काम जो है उसमें आपको मज़ा नहीं आता है, तो वो इन चीज़ों, इन वारदातों के बाद भी होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक स्ट्रेंथ दी है, रेजिलियंस दी है। 2-3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद सारे घर के लोग, अफराद खाना अपने काम में जुट जाते हैं। लेकिन जो ये डिप्रेशन की तकलीफ है, अगर 3 हफ्ते भी गुजर जाएं, 4 हफ्ते भी गुजर जाएं, लेकिन 90% इनमें से जो लोग हैं वो इस डिप्रेशन को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी रोज़मर्रा का जो काम होता है, चाहे स्कूल बच्चे का स्कूल जाना, या हम जैसे लोगों का दफ्तर जाना, या आम जो हमारे मस्तूरात हैं, घर में बुजुर्ग हैं, उनका जो रोज़मर्रा का काम है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव आता है, उसमें कमी पेशी आ जाती है, तो ये डिप्रेशन के अलामात हैं। और नॉर्मली हमारे पास तभी लोग पहुंचते हैं जब कहते हैं कि अब हमें नाउमीदी तारी होगी, हम ठीक होने वाले नहीं हैं।
खुदा न खास्ता खुदकुशी के ऐसे ख्यालात दिमाग में आते हैं, और नाउमीदी के साथ साथ हेल्पलेसनेस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हमारा समाज है अभी डिप्रेशन को तकलीफ के नज़र से नहीं देख रहा है। बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अभी भी साइकेट्रिक इलनेस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा बच्चा अगर कहेगा कि पैल्पिटेशंस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उसको तुरंत हम अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा कहेगा कि मुझे परेशानी हो रही है, मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा है, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को नींद सही से नहीं आ रही है, डरावने ख्यालात आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, मुझे पानी के साथ बाथरूम में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और परेशानी इस वजह से हो जाती है, तो हम नजरअंदाज करते हैं भाई जी आपके पास सब कुछ है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपको किस चीज की परेशानी है। तो इस से के साथ कनेक्ट करना कि जो फाइनेंशियली वीक होते हैं सिर्फ उन्हीं को डिप्रेशन होता है, ऐसा बिल्कुल गलत रुझान है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में। इसको बदलने की जरूरत है। फिर से मैं और बार बार मैं कहता रहा हूँ, डिप्रेशन वैसी ही तकलीफ है जैसे डायबिटीज की तकलीफ है, सिर्फ फर्क इतना है कि डायबिटीज की तकलीफ में इंसुलिन की कमी, लबलबे से जो मादा निकलता है इंसुलिन, उसमें कमी आ जाती है, और डिप्रेशन और बाकी नफ्सियाती तकालीफ जो हैं उसमें जो मादे होते हैं वो दिमाग से निकलते हैं, चाहे वो नॉरएपिनेफ्रिन हो, सेरोटोनिन हो, डोपामीन हो, एसिटाइलकोलिन हो। ये इंसान को एक नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल सोचने समझने की सलाहियत, लोगों के साथ उठने बैठने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत ठीक ठाक रखता है। लेकिन अगर इन मादों में, इन तो न्यूरोकेमिकल्स में, न्यूरोट्रांसमीटर्स में दिमाग में कमी आ जाती है, उसकी वजह से डिप्रेशन या बाकी नफ्सियाती तकलीफ जाहिर हो सकती है इंसान में। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी दिलचस्प बात आपने डिप्रेशन के हवाले से की। अब एंजाइटी को भी क्या हम इसी जुमरे में देखें, या एंजाइटी कुछ अलग है? जैसे आपने डिप्रेशन की कुछ वजूहात बता दी, घर के मामलात या इस तरीके के जो सिम्टम्स है, एंजाइटी और डिप्रेशन क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं? क्योंकि यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि हमेशा एंजाइटी इंटू डिप्रेशन है। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आई वुड से दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये बहुत टाइम ओवरलैप हो जाता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स एंजाइटी पेशेंट्स में भी आ सकते हैं और एंजाइटी के सिम्टम्स डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी आ सकते हैं। यहाँ पे यह जानना जरूरी है, चाहे डिप्रेशन हो या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो, ये अलग अलग सबसेट हैं, लेकिन इसका इलाज और वजूहात जो हैं ऑलमोस्ट सेम है। इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हम पर्टिकुलर कुछ दवाइयाँ या पर्टिकुलर कुछ काउंसलिंग टेक्निक्स जो हैं वो स्पेसिफिकली डिप्रेशन के लिए रखी गई हैं, और कुछ काउंसलिंग टेक्निक्स और कुछ दवाइयाँ जो गाइडलाइंस के हिसाब से एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हम ओसीडी कहते हैं, जिसमें पानी की तरफ बार बार जाना, हाथ बार बार धोना, कपड़े बार बार धोना, या कभी आपने थोड़ा सा गर्दा देखा तो बहुत परेशान हो जाते हैं, या ऐसे विचार दिमाग में आना जो आपको बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो एंटी रिलीजियस थॉट्स हों फीमेल्स के बारे में, या कोई ऐसे ख्यालात आने जो आपको बिल्कुल फजूल से लग रहे हैं लेकिन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसी तरह से पैनिक अटैक्स हमारे पास बच्चे बच्चियां आजकल बहुत ज़्यादा आती हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, थरथराहट हो जाती है, पसीने छूटते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे अभी खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है। और एक एंजाइटी की तकलीफ जो कॉमनली हम देखते हैं उसको हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको हम आम तौर पे कशिर पे वसवस वनाए, मिसाल प्राह गोमत प्राह आसान गोमत की तकलीफ आ, जिसमें इंसान को डर लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊं, मुझे ये टेस्ट करेंगे, मुझे पता नहीं क्या तकलीफ निकलेगी, मेरा हमसाया स्ट्रोक की वजह से या एमआई की वजह से कहीं अस्पताल में भर्ती है, दाखिल है, खुदा न खास्ता मुझे भी ऐसे अलामत लग रहे हैं, मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मेरा थोड़ा सा सांस फूलता है और मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसे अलामत या ऐसा होने का अंदेशा रहता है। तो इस डर के मारे इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का इसी के साथ दिमाग लगा रहता है और ये बाकी कामों से बहुत परेशान होके फिर इन डॉक्टर्स के पास जाता रहता है, टेस्ट करता रहता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक अलग स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन अलग से है। और तो इनका डायग्नोसिस, डॉक्टर साहब ये तो दो चीजें आपने फरमाई कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या कुछ फर्क है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो दो चीजें आपने बता दी। अब इमीडिएटली अगर हमने रेमेडीज लेनी हो घर में तो क्या ले सकते हैं, और किस हद पर आके हमने डॉक्टर से मीटिंग करवानी है, कंसल्टेशन लेनी है, या काउंसलिंग अगर माँ बाप भाई बहन करना चाहते तो क्या है तरीका इस पूरे प्रोसेस में, चाहे वो एंजाइटी वाला हो या डिप्रेशन वाला हो? क्या ये घर में विद इन काउंसलिंग ठीक हो सकता है? देखिए 4-5 चीज मैं जल्दी बता देता हूँ टाइम की कमी की वजह से।
ABCDE जब मैं रोजाना इस बारे में बात करता हूँ, A इज एडुकेट स्लीप। आप अपना लाइफस्टाइल जो हमारा बहुत चेंज हो गया है उसको सही कर दीजिए। हमारे बच्चे बहुत देर तक मोबाइल फोन्स पे लगे रहते हैं, इवन हमारे बड़े भी अब मोबाइल फोन्स के साथ टिके रहते हैं। तो स्लीप को एडुकेटली करिए। एडुकेट स्लीप मीन 7 to 8 आवर्स एंड एट प्रॉपर टाइम। दिन को मत सोइए, प्रेफरेबली जो आपका स्लीपिंग टाइम है उसको अडॉप्ट करिए और उसको कंटिन्यू करिए। देन बी इज बैलेंस्ड डाइट। आप सही तरीके से खाना खाइए, फैट्स को, ऑयल्स को, जंक फूड्स को बिल्कुल अपने से दूर रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। देन सी, जैसे आप कह रहे थे कि कनेक्टिंग टू पीपल, कनेक्टिंग टू योर नेबर्स, कनेक्टिंग टू योर रिलेटिव्स, उसकी वजह से आप लोगों से सलाह लेते हो, आपका मन का जो भारीपन है वो कम हो जाता है। देन डी, डिवोट योर सेल्फ टू सोशल काजेज, डिवोट योर सेल्फ टू ऑलमाइटीज। जो आपने अपना सर रख दीजिए, जो भी जिस फेथ से हों, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हों, सिख हों, रिफ्यूज ले लीजिए रिलीजन में। क्या पेरवारी मज रोजान तो वारिया ज्यादा रिलीजन कोपिंग हुंद या सही असर रूश पुछमुत ऐसे तम से वारिया तकलीफ थी कसा। और डी और एक है ड्रग्स ऑफ एडिक्शन से मेहरबानी करके दूर रहिए। देन ई इज एक्सरसाइज। आज तो सर्दी का मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट अपने कमरे में, अपने आंगन में, दिन के टाइम में जब टेम्परेचर ठीक ठाक हो तो 15-20 मिनट आप टहल लीजिए, आप थोड़ा सा निकल लीजिए। और एफ, अगर आपको फिर भी ये परेशानियां, ये घर की सुलह लेना, लोगों से बात करके, ये एक्सरसाइज करके आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो एफ मींस फाइंड हेल्प। फिर आपको काउंसलर के पास, डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। आप कतराइए नहीं, क्योंकि यही छोटा जख्म अगर आप कतराएंगे तो ये बहुत बड़ा नासूर बन सकता है। आपकी ये छोटी सी परेशानी थी, बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने जब तहकीक की तो पता चला कि 15 साल से 19 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे और बच्चियां भी, और 35 साल से 45 साल तक के जो अशखास हैं जिनमें मर्द और जन दोनों शामिल हैं, इस उम्र के हद तक पहुंचने वाले लोग भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं डिप्रेशन से। आप जिन लोगों की तशखीस कर पाते हैं, क्या मुशाहिदा है हर उम्र का शख्स डिप्रेशन से बुरी तरह मुतासिर हो सकता है, या पॉसिबिलिटीज किसी एज फैक्टर के हिसाब से कहीं कम कहीं ज्यादा भी हैं? देखिए, डिप्रेशन के हवाले से ये तो सब उम्र के जुमरों में लोग असरअंदाज इससे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने बात की तहकीक की, लिटरेचर की, कुछ जुमरे ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, जिनको हम हाई रिस्क या वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं। उनमें यही जो आपने अभी बोला कि जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, क्योंकि इन बच्चे और बच्चियों में इस वक्त प्यूबर्टी का मामला रहता है, एडोलसेंस का मामला रहता है, और ये एज ग्रुप ऐसा है जिसमें बहुत टर्बुलेंस होती है। पढ़ाई के हवाले से परेशानी होती है, घर के हवाले से प्रेशर्स होते हैं, स्कूल के हवाले से परफॉर्मेंस प्रेशर्स होते हैं, और साथ साथ ही इनके अंदरून में बायोलॉजिकल चेंजेस होती रहती हैं। ये बच्ची पहले बिल्कुल छोटी थी, अब इसकी जो मंथली जो तकलीफ है वो स्टार्ट हो जाती है। लड़का जो छोटा था बड़ा हो गया, बालिग हो गया, तो इसमें ये चेंजेस भी आ जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस की बात है। और जो दूसरे जुमरे की आपने बात करी कि अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज, उसमें नॉर्मली हायर एजुकेशन ख़त्म करके एक बंदा अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहता है। ही वांट्स टू गेट एम्प्लॉयड, ही वांट्स टू गेट अ डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अर्न his livelihood as well as support his family. तो ऐसे, और एक जुमरा है जिसको हम प्रेग्नेंट फीमेल्स या लैक्टेटिंग फीमेल्स कहते हैं, इनमें भी हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं चाइल्ड बर्थ की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, ये भी वल्नरेबल हो जाती हैं। अनदर इज जो हम कहेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, उनकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है, यानी कि सोचने समझने की जो सलाहियत है, वो कम हो जाती है। और आजकल के अर्बनाइजेशन के ज़माने में जब बच्चे लोग दूसरे शहरों की तरफ नकल करते हैं, दूसरे शहरों की तरफ चले जाते हैं अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में, हमारे बुजुर्ग लोग घरों में अकेले रह जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं इन तकलीफ़ों से। तो ये कहिएगा कि हैं कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स, डेफिनेटली हैं, रिस्क ग्रुप्स हैं, बट डिप्रेशन जो हम अपने इस तजुर्बे की बात करूं तो डिप्रेशन इज ऑल अक्रॉस एजेस, इट डज नॉट ऑल अक्रॉस सेक्सेस, बट डेफिनेटली देयर आर रिस्क फैक्टर्स, देयर आर वल्नरेबल ग्रुप्स
जो ज्यादा इसमें वल्नरेबल हैं, जो डिप्रेशन या एंजाइटी या बाकी नफ्सियाती तकालीफ का शिकार हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ज़रीन ख्यालात और बात रखने के लिए, ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए कि किस तरीके से कहाँ पर क्या कुछ हो चुका है। चलिए जनाब, फटाफट से आप कॉल करना भी थोड़ी देर में शुरू करेंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल करेंगे। लेकिन सब सोने की लूट लगातार जारी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से अब इस सब सोने के जंगलात में भी आग लग रही है, लेकिन इंतजामिया भी कमर कस चुकी है और इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाइयां हो रही है। और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आ रही है बलेसा गंदो इलाके से, जहां पर गुज़श्ता दिनों जंगलात के वसी इलाके में आग लगी, लेकिन आग तो लगी, बुझाने का काम भी जारी है। इंतजामिया ने कमर कसी और 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने 15 लोगों पर, ये तमाम के तमाम लोग जिनकी शनाख्त हुई है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। 15 FIRs लगी हैं और सब सोने को न सिर्फ पहले जो लूटने की वारदातें अंजाम दी जाती थी, बल्कि आग लगाकर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुकसान पहुंचाना भी इन तमाम लोगों का काम था। ये पुलिस ने तस्दीक की है। 15 ऐसे शरपसंद जिनको पकड़ा गया है, जिनको पकड़ना भी जाना बाकी है, ये कंफर्मेशन नहीं हुई लेकिन मुकदमा दर्ज, ये कंफर्मेशन नहीं हुई लेकिन मुकदमा दर्ज, आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और शनाख्त के बाद इन तमाम लोगों पर मुकदमे। और यहां से जब आगे मामला बढ़ेगा तो आप देखेंगे सूरत हाल मजीद अबतर होगी। इस बीच मैन और मशीनरी लगातार लगी है, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। बड़ी बात यह है कि अथॉरिटीज की जानिब से इस पर मुकम्मल तौर पर कार्रवाई अब तक की जा रही थी और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां इस तरह के भयानक आतिशबाजी के वाकयात रुनमा हो रहे थे, ये कन्फर्म हो रहा था कि तमाम इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी शायद पॉसिबिलिटी है कि लोग जंगलात में आग लगाकर उसके बाद यहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद अब जब पुलिस की जानिब से या सिविल हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई, असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डोडा और किश्तवाड़ हैं अमित शुक्त्रा, उनकी तरफ से तस्दीक की गई कि 500 मीटर के आसपास जंगलात का इलाका जो डेसा रोड पर है उसमें अचानक से आग लगी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से काफ़ी शिकायतें मौसूल हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा आग लगने की वाकयात रुनमा हो रही थी, ये कंफर्मेशन हो रही थी और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया गया, तस्दीक की गई कि वक्त गुजरने के साथ साथ कंफर्मेशन शुरू हुई, तहकीकात आगे बढ़ाई गई और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें आप देखेंगे गिरफ्तारियां भी आइंदा दिनों में होंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि अथॉरिटीज़ की जानिब से 15 लोगों पर शनाख्त करके मुकदमा दर्ज किया गया है जिन्होंने जंगलात को नुकसान पहुंचाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा बिजली के हवाले से भी कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि बिजली का बहरान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर परेशानी का सबब बना है और इन सब में इंतजार शायद इस बात का भी था। बहुत सारे लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त बिजली या वो जो 200 यूनिट बिजली देने की बात हुई थी वो कब तक। लेकिन इन सब के बीच में एक बयान जिसने बहुत सारे सवालात भी खड़े किए, तस्दीक भी की कि हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है बिजली मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिसकी गैर एलानिया कटौती दर्द-ए-सर बनी है। वज़ीर आला से जब यही सवाल पूछा गया तो जो उनका जवाब था, इशफाक इसको दोनों एतबार से देखा जा रहा है, लेकिन कैसे इसका आपका नुक्ता नजर जरा इस पर हो जाए कि क्या ये यूटर्न है जो एक इस हिसाब से देखा जा रहा है। कल तक के स्टेटमेंट जरा मुख्तलिफ आते थे और कल ये विंटर शायद इंतजार इसी तरीके से करना होगा। ये विंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ही कम हुआ था। लेकिन एक बात जो 1 पॉइंट में आप देखिएगा, उमर अब्दुल्ला साहब मान रहे हैं कि हीटर नहीं मीटर है हल इसका, यानी 100% मीटरिंग होगी तब जाकर हम राउंड द क्लॉक कहीं बिजली दे सकते हैं। अगर आप रेस्ट ऑफ द अदर कंट्री के दीगर स्टेट्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये मीटरिंग का सिलसिला बड़ा मजबूत है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते अब ये सिलसिला चल ही रहा है, अभी लाखों की तादाद में लगाना है। लेकिन कल वज़ीर आला ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल 100% बिजली फराहम करना मुमकिन नहीं है। नदी नालों में बिजली पानी का बहाव कम है, लोकल जनरेशन कम हो रही है। दिल्ली से भी जो लिया जा रहा है उसमें अब जो शेड्यूल कटिंग है उससे भी ज़्यादा कट हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला इस बात को मान रहे हैं कि लोगों को गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन हीटर नहीं हल इसका मीटर है। यानी 100% मीटरिंग जब होगी तभी जाकर इस मसले का हल निकल सकता है। एक तो इस बात की बात उन्होंने बताई, फिर जो वो 200 यूनिट वाला मामला था वो तो पहले ही अगले साल पर चला गया था, तो ये साफ हो रहा था कि इस सेशन के दौरान किसी भी तरीके से इस पर कोई राहत नहीं मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यही है कि बिजली
ना के बराबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगरचे कुछ लोगों का ये मानना है कि शेड्यूल के हिसाब से चलाई जा रही है, लेकिन अवाम का मानना है कि गांव देहात के अंदर कि बिजली आएगी कब इसका कोई इंतज़ाम ही नहीं है, लेकिन जाने का शेड्यूल ये है कि आने के साथ ही वापस भी चली जाती है। ऐसे मुद्दे हैं जिनका फौरी तौर इलाज नहीं हो सकता। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यूटी के तौर पे उनका हल नहीं होगा। उसके लिए हमें अपना रियासत जो है हमें दोबारा हासिल करना होगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कम से कम सुनवाई हो और उनको हम यकीन दिलाएं कि अब हुकूमत है, लोगों की अपनी चुनी हुई हुकूमत है और कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिस पे हम इनसे सुनेंगे नहीं। जहाँ तक सर्दियों की तैयारी है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है और हद से ज़्यादा सर्दी का आज असर है, लेकिन सूखा भी बहुत पड़ा हुआ है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द बर्फ़ पड़े और ये जो सूखा है इससे हमें निजात हासिल हो। कोशिश की जा रही है कि बिजली की कटौती जो है वो कम से कम हो। पानी का सप्लाई मुश्किल होता है इस दौरान, क्योंकि जब रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो नल के फ्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जो है अपना काम ठीक तरह से करे। बिजली के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर से तो कंपैरेटिवली बेटर बिजली है इस टाइम, लेकिन कुछ इलाकों से आज भी शिकायत आ रही है कि देखो, शिकायतें तो आपको आएंगी ही। अनशेड्यूल्ड हमारे कट्स ये इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। हकीकत यह है कि कुछ लोग जो हैं 4 बल्ब का अग्रीमेंट करते हैं और फिर घर में 4 हीटर लगाते हैं। हम अपना सिस्टम 4 बल्ब के हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन लगते 4 हीटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज़्यादा हम मीटरिंग करेंगे उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसे जगह पहुँचाएँ जहाँ 100% मीटर हो और 24 घंटे में बिजली फराहम करूँ। इंशाल्लाह हम वहाँ तक। चलिए जनाब, बिजली चाहिए तो मीटर है, हीटर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि बिजली की पैदावार हमारे पास बहुत कम है। तो यहाँ पर जब खबरों के सफ़र को रोकते हैं, कुछ और खबरें भी थी लेकिन यहाँ पर रोक रहे हैं। कांग्रेस की एक खबर है, बाद में आपको ज़रूर वो भी बताएंगे अगर टाइम मिला, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि आपकी फ़ोन कॉल्स का आना शुरू हो गया है। अब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, आपके मसाइल हुकूमत की नज़र करेंगे इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुंतखबा अवामी हुकूमत है, उनके सामने जब आप गुलिस्तान के ज़रिए से बात रख रहे हैं, ये उम्मीद रहती है कि मसले का हल हो। इसी उम्मीद के साथ पहले कॉलर को भी लेंगे, टीवी की आवाज़ आप बंद रखेंगे, अपना नाम इलाके का नाम भी जरूर बताइएगा। पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। हेलो जी, नाम जी। बताएं कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबर से मोहम्मद अर्ज कर सदपुर फतपुर सदपुर अहनज वन्यू जनाब आरो से रात बुझो होते बड़ा अचानक के 5 मिनट तोड़ के जहां ठीक तो मोन इमत पुसान नाम बाय पुसान केमसा कोड पे आर्डर जोन ऐसा सोन यूनियन ठीक है। अगर यूनियन आर्डर कोडी सही हुकूमत कहते यदि यम करन आज आर्डर पका कर ब्या यूनियन आर्डर के ट्रांसपोर्ट तक कैसे हवान दहर पे ऐसा करो बोलती तब साथ माना एक के उन दबन यूनियन मून और मुख्तलिफ बाकन जाय यूनियन तिम आसान पके यूनियन तिम करन पाने आर्डर गवर्नमेंट क्या करना चाहिए अस का ती वो तिल कैम बुलंद बात दावा करन गवर्नमेंट की हम ऐसा करो ये ऐसा का आवाम खतर ये ऐसा करो कि ये बुझस माना कि तेरे गवर्नमेंट की छुन चला ये कर तोरी तेल का गवर्नमेंट वो अख सवाल दोयम सवाल ब्रो परस वोनमुत कि स्मार्ट गाड़ी तीन जायन त्रा कि सैनिस आलस टैंकस नोकरी की यथ मज 3-4 लटि गई बाज़ाब्त दरखास्त अल्लाह की तरफ वन अच्छे गाड़ी अगर बाकियन जायन खतर गाड़ी ये सैनिस आलस टैंकस क्या गाड़ी जन तेल कुनी गवर्नमेंट गाड़ी पकान जन आलस टैंकस पकान तक वन मजर वन गाड़ी क्या इस्तेमाल गसान। चलो सठा शुक्रिया इस कॉल करने में। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट व्हीकल्स लगाई स्मार्ट सिटी के अंदर और उसकी डिमांड बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और मुझे उम्मीद है
कि आलस्टिंग इलाके की और की भी व्हीकल्स को मूव करवाया जाएगा और स्पेशली जो ई व्हीकल्स लगाई गई हैं ताकि लोगों को वहाँ पर राहत हो। और जहाँ तक रोटी वाला मामला है, इसमें जो नानवाई हजरात हैं उनकी जो एसोसिएशन है वो कह रही है ना, हमने जो सरकार की नोटिस में पहले ही लाया है, उनके साथ मशावरतें हुई हैं, ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोस थी, उनको पता था कि ऐसे होने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी ने घर बैठे डिसीजन लिया चाय के कप पर कि हम जी रोटी का रेट बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट को ऑन टोस लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ पता थी कि ये रेट लिस्ट आने वाला है और वो तैयार थे इस सिलसिले में। लेकिन आपकी बात सही है कि फिर राहत कहां पर है जो आम लोगों को मिलनी चाहिए थी। इस पर हम जरूर देखना चाहेंगे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से इसको एड्रेस करेगी। एक और सवाल ले लेते हैं जी, एक और कॉलर हम ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, बात फयाज रहना चाडोरा पे चाडोरा बडगाम पे अहनस फयाज सर। गवर साहब अम स्टूडेंट नबर गन एग्जाम दिन मगर आयर टिकट अ डिस्प्लिन बिल्कुल काल 5% टिकट सुबह 10,000 10,000 अत एयरपोर्ट अथॉरिटी से हुकूमत पे संजीदगी सोचान की। बिल्कुल तुज कत सही पार्लियामेंटी पैनलन अत पे रिपोर्ट मरकजी हुकूमत दुतमुत कि अत पे हसा गस कदगन लगन तो यह गोस इत पे बढ़न क्या मनमानी गसन क्या, लेकिन क्या कानून तम ये हिसाब तिमन लिबर्टी है। लेकिन जरूर जम्मू कश्मीर के एतबार ये सात वो अ ज़मीनी रब्त बड़ा महदूद आसान वंदस अंदर और यम इम्तिहान या बाकी मामला बाकी मुल्क के रियासत के मुल्क के हिस्सन अंदर आसान तो अतन गोस निज़ाम पकुन। तुज कत सही उम्मीद है कि वजीर आला सुन दफ्तर आसी कत बोजान और तिम करेंगे मॉनिटर। बिल्कुल तिमन दिलवालनी रब्त कर अत हल कड़ अद मसला हल ग। सड़ा शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया, नौगाम से रशीद बोल रहा हूँ। जी रशीद साहब बताएं। जी जी, वही जो मैंने पहले भी अर्ज किया था वो हेडलाइन का आज आपने 9:15 बजे बदल दिया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का। एक बात तो ये है, दूसरी ये है कि फ्लाईओवर जो नौगाम का है और बिमिना का है वो कौम के नाम आज से 6 महीने पहले वक्फ हुए थे, लेकिन उनमें लाइटें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इशफाक भाई, आशिफ भाई, इम्तियाज फारूकी अर्ज करता हूं। जैसे आपको मालूम है मैं कभी कभी आपको कॉल करता रहता हूं। मेरे आज एक बात है, हमारे मुआशरे में जो मेरे हिसाब से 2 चीजें अहम है और जिससे इंसान हकीकत पे इंसान बनता है। एक तो एजुकेशन है, दूसरा मेडिकल है। जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी तो खैर है, अल्लाह सबको हमको सलामत रखे। क्या होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं कल कोई पेशेंट मेरा था एक हॉस्पिटल में 1 बजे रात तक था। बहुत हालात खराब है वहां पर, बहुत मतलब हमारा जो मेडिकल ओवरऑल डिपार्टमेंट है कोई फैकल्टीज नहीं है, बस खाली पेपरों पे निकलते हैं, मीडिया पे निकलता है भाई ऐसा हमने किया वैसा किया, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। दूसरा हमारा एजुकेशन, जब तक एक बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक वो इंसान नहीं बनेगा। वरना इंसान और जानवर में क्या फर्क, यही है जो हमारा दिमाग है हम इसे इस्तेमाल करते हैं, एजुकेट करते हैं। और हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिन ब दिन जमीन की बोझ हो रहा है। बस एक चीज है, मुझे आपके जरिए से जितने भी हमारे देखने वाले हैं डिपार्टमेंट, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो मेडिकल हो, मैं गुजारिश करता हूँ खुदारा इस चीज पे देखिए। हमारी जो नई गवर्नमेंट भी आ रही है या जो डबल सरकार हमारी चल रही है, फारूक साहब कॉल करने के लिए जी। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम गौर साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं जमाल अंजीपुरा से यारिखा से बोल रहा हूँ। कई बार बोला आपको सर, तो वो कुछ नहीं हुआ मसला, ना बिजली का मसला हल हुआ, ना पानी का, तो ना बाथरूम का। ये 3 मसले हैं मेरे, और जनरल मसले कोई ऐसे मसले नहीं है सर। कई बार आपको कॉल कर चुका हूँ। नहीं, अब तो अवामी हुकूमत है तो अब भी नहीं हो पा रहा है मसला हल। अभी भी नहीं हो रहा है सर। मैंने कई बार किया, बिजली का मसला गुलाब पथरी है, बिजली है ही नहीं वहाँ पर कभी। अच्छा, ये आपके MLA साहब कौन है? सकीना उतू साहब।
चलिए मैडम तक ये ज़रूर शिकायत पहुंचाएंगे कि आपका जी एक एरिया अभी भी है जहां पर बिजली नहीं है और मज़ीद कुछ काम करने की ज़रूरत है, वो अफसरों को वहां पर भेजें ताकि मसला हल हो सके। आपसे वादा कि उन तक ये ज़रूर आवाज़ पहुंचेगी, उनके ज़िम्मेदार भी ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, वो उन तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये पथरी वाला इलाका जो है इसको कहीं ना कहीं से जो है रिकोगनाइज किया जाए और मसला हल किया जाए। लास्ट 2 कॉल्स लेते हैं जी फटाफट से। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं डिस्ट्रिक्ट करजौरी से तहसील इशारा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार सर। जी विजय जी बताएं। सर हमारी लाइट का ऐसे है, मतलब महीने में 15 दिन नहीं रहती, 10 दिन, और कट इतना रहता है दिन में, मतलब रात को जब खाना खाने का टाइम होगा 5 बजे कट हो जाती है और रात के 10 बजे आएगी और सुबह फिर मतलब 4 बजे कट करेंगे और 10 बजे तक। तो रात को उसको लाइट को क्या करेंगे हम? तो इसलिए लाइट का महीने का बिल जो है परमानेंट आ रहा है, बिल को कंटिन्यू। तो कोई बिजली वाला कोई सुनने वाला नहीं है इशारा में। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम की कॉल्स का। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, प्रोग्राम में अपनी बात रखी। चलते चलते बहुत कम वक्त है, जरा मौसम के हवाले से भी अपडेट करें। शुरुआत में आपको बताया कि आइंदा 24 घंटों में क्या रह सकता है, लेकिन बीते 8-10 घंटों के दौरान जो सूरत हाल रही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मनफी दर्जा हरारत, और श्रीनगर के अंदर एक और इस सीजन की सरतरीन रात -7.3 तक पहुंच गया है मनफी दर्जा हरारत। काजीगुंड के अंदर रात का कम से कम 6.9, कुपवाड़ा के अंदर भी 6.5 के आसपास, पहलगाम जहां पर 8 तक टेम्परेचर पहुंच गया माइनस में, गुलमर्ग के अंदर 6 लेकिन माइनस में सूरत हाल लगभग से। इसी तरीके से सोनमर्ग में भी 7.1 डिग्री सेंटीग्रेड, कोकरनाग में 4.8, पुलवामा में जहां शोपियां और पुलवामा बिल्कुल बराबरी पर हैं 9.5 तक मनफी दर्जा हरारत पहुंच गया है, जो कश्मीर में बाकी इलाकों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में 7.6 तक टेम्परेचर पहुंचा और आज भी मौसम अब्र आलूद रहने वाला है। इस बीच जम्मू के अंदर आप देखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर 8 बिल्कुल नॉर्मल, आज हल्की धूप खिली रहेगी। जम्मू में बनिहाल के अंदर ये माइनस टेम्परेचर है, बनिहाल में 1.8, भद्रवाह में 0.6, यहाँ पर भी मनफी। कटरा के अंदर 7.5 के आसपास बिल्कुल नॉर्मल, दिन में कल की तरह दिन गुजरने वाला है, हल्की धूप रहेगी। किश्तवाड़ के अंदर जहां 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और आज भी हल्की धूप खिली रहेगी। सांबा में 5.5 के आसपास, पुंछ में 2.5 तक टेम्परेचर लेकिन नॉर्मल। करगिल सरतरीन मकामात में से एक 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड और ये भी माइनस में। लेह जो कि थोड़ा सा इससे पीछे है लेकिन सरतरीन मकामात और बुलंदी पर वाक़ हिस्सा दराज 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड मनफी दर्जा हरारत। लद्दाख के तमाम इलाकों के अंदर और ठंड का बहुत ज़्यादा असर, या जो शीतलहर है उसका असर। लेकिन बालाई इलाकों के अंदर आइंदा 12 से 15 या 24 घंटों के दौरान सूरत हाल बदलेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई है, हल्की बर्फबारी का इम्कान है, तो शायद ये दर्जा हरारत थोड़ा सा पिछले दिनों के मुकाबले में कम हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बजने वाले हैं, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है। सलाम जेके में बस इतना ही। लगातार खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा।